थोड़ा साइड हो जाइए आप। बंदो Yesterday he has given new education policy 2020. What is the background and why it is there and what is our dream to fulfill this. We can get the benefit of new education policy within 2 or 3 years. No, because our education policy which was there, which even before, even we are continuing really teacher centric education system. Now it is being student centric education system. From the colonial, I think what they are organizing at this level for the students is going to be super helpful for all the students who are here today and who got the opportunity to learn from global icons like Shubhro Datta. And I hope that NIT continues to organize such events going forward. Thank you. मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। आज बहुत अच्छा लेक्चरर था NIT जमशेदपुर में माननीय डॉक्टर शुभ्रो कमल दत्ता जी का, जो प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र से जुड़े हुए हैं। आपको इतना ज्ञान का भंडार, आपको जो सोर्स है, रॉ मटेरियल है या इसे कच्चा माल बोले, ये कैसे करके आप तैयार करते हैं? सबसे पहले तो सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे पावन तिथि पे आप आए यहाँ, इसके लिए आभार। सवाल ये है कि इसका एक शब्द में अगर मैं इसका वर्णन करूं तो इसका एक शब्द है किताब। किताबों के माध्यम से जो भंडार मिलती है वो आपके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फैक्ट्री से नहीं मिलता है। किताब वो माध्यम है जिसके माध्यम से ज्ञान की जानकारी और ज्ञान को अपने अंदर ऊर्जा की तरह प्रकाशित करने में बहुत बड़ा माध्यम होता है और बहुत बड़ा साधन होता है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में विद्या को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। विद्या ऐसी चीज़ है जिसका विद्या पे कभी फतेह हासिल नहीं की जा सकती है, ना ही विद्या को जीता जा सकता है। विद्या ऐसा माध्यम है, जितना करीब जाने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा नया रास्ता विद्या खोल देती है। और इसलिए विद्या अजयनीय है, जिस पे जय नहीं होता है। और इसीलिए शायद देवी पुराण में वर्णन है विद्या का। जब माता रानी की जब हम लोग स्तुति करते हैं और माता रानी के अलग अलग रूपों की जब स्तुति करते हैं तो कहीं ना कहीं पे देवी पुराण में ये वर्णन ज़रूर है कि सहस्र शास्त्र हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। यानी कि देवी माँ, आपके जो 1000 भुजाएं हैं, उस 1000 भुजाओं में जो आपने 1000 किताब लेके रखे हैं, वो ही दुनिया को ज्ञान का भंडार देती है और दुनिया को प्रकाशित करती है। और इसलिए सहस्र शास्त्र हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। इसके साथ साथ विद्या को संतुलित दिशा देने के लिए भी बहुत आवश्यक होता है कि संतुलित दिशा कैसे दिया जाए, क्योंकि विद्या ऐसे हथियार है जिसके माध्यम से भस्मासुर भी तैयार हो सकता है, रक्तबीज भी तैयार हो सकता है, महिषासुर भी तैयार हो सकता है, और विद्या के माध्यम से चाणक्य भी तैयार हो सकते हैं, और स्वामी विवेकानंद भी तैयार हो सकते हैं, अब्दुल कलाम जी जैसे महान व्यक्ति भी तैयार हो सकते हैं, आर्यभट्ट जैसे महान व्यक्ति भी तैयार हो सकता है। तो इसीलिए संतुलित दिशा देने के लिए वही देवी पुराण में एक और वर्णन है। वो वर्णन है सहस्र शस्त्र हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। यानी कि 1000 भुजाओं में
हथियार आपके हाथ में है और उस 1000 हथियार के माध्यम से विद्या को आप प्रकाशित करते हैं संतुलित वे में, ताकि निर्माण संतुलित वे में हो और वो संतुलन ना बिगड़े। तो इसलिए 1000 हथियार भी आपके हाथ में संतुलित दिशा देने के लिए। और जब ये दोनों चीजें सही दिशा में हो जाता है, फिर एक और वर्णन है, वहां पे ये वर्णन है आपके लक्ष्मी रूपे को लेके। लक्ष्मी जो अंदर की जो ऊर्जा है, जो अंदर की लक्ष्मी है, जो कहीं ना कहीं पे बौद्धिक लक्ष्मी जिसको कहते हैं या फिर वैभव लक्ष्मी जिसको कहते हैं, वो जब पूरे दुनिया में प्रकाशित हो जाता है तो कहीं ना कहीं पे समाज संतुलित वे में चल सकती है। भारत का कंट्रीब्यूशन पूरे दुनिया में यही रहा है। अभी सबसे अधिक अगर डिस्टरबेंस अगर कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय में, वह है रूस और यूक्रेन का युद्ध। तो क्या यह युद्ध की समाप्ति कब होगी? युद्ध भीषण पर भीषण हो रहा है। क्या हम लोग उस दौर में पहुंचने वाले कि जहां पर न्यूक्लियर वार हो सकता है? तो क्या इसको आकलन क्या करते हैं? इसका ठहराव कहां पर होगा? न्यूक्लियर वार की जहां बात आती है, मैं नहीं समझता हूं कि न्यूक्लियर वार होने वाला है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वार होता तो बहुत पहले हो चुका होता। और जब रूस ने जब यूक्रेन पर आक्रमण किया, उसी दौरान अगला 10-15 दिन या फिर 1-1.5 महीने के अंदर हो गया होता न्यूक्लियर वार, क्योंकि रूस को भी पता है कि न्यूक्लियर वार से क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और नेटो भी जानती है इस बात को और अमेरिका भी जानती है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कन्वेंशनल वारफेयर है और कन्वेंशनल वारफेयर में लगातार युद्ध चल रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्सर कहा है कि 21वीं सदी जो है वो शांति की प्रतीक है, वार्तालाप की प्रतीक है, युद्ध के लिए नहीं है। 21st century is not a era of war, it is a era of peace। माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्लादिमीर पुतिन जी को भी यही बात कहा है, जो बाइडेन को भी यही बात कहा है और नेटो के तमाम जितने सारे पदाधिकारी हैं उनको भी यही बात कहा है। और उस पे शांति दूत के हिसाब से भारत अगर कोई कंट्रीब्यूशन दे सकती है शांति के माध्यम से इस जटिल समस्या का समाधान निकालने के लिए, कि शांति के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से अगर भारत से अपेक्षित होता है कि भारत एक अपना रोल अदा करे ऐसे विश्व जननी के हिसाब से, तो भारत हमेशा तैयार है इस चीज़ के लिए। क्योंकि हथियार और लड़ाई किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता है। कितना भी जंग क्यों ना लड़ ले, और तमाम जितने सारे बड़े बड़े जंगी जितने हुए हैं, वो भी जब समाधान निकालने की जब बात आई तो कहीं ना कहीं पे आपके मंच पे ही बैठ के समाधान निकाले ना, टेबल टॉक करके। एक सिकंदर की अगर मैं उदाहरण दूँ अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर ने जब भारत पे आक्रमण करके भारत पे जब और आगे बढ़ने की कोशिश की, जब उनको रोका गया राजा पारस के माध्यम से, तो वहाँ पे तो शिखर वार्ता ही हुई ना फिर, और शिखर वार्ता के माध्यम से फिर समाधान निकला। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की जंग का भी आप याद कर लीजिए, अंत में शांति के माध्यम से ही चीजें स्थापित हुई। ईरान और इराक का युद्ध भी वही कॉम्प्रोमाइज था। कुवैत और इराक के बीच में जो युद्ध हुआ था वो भी कॉम्प्रोमाइज ही था, वियतनाम का भी। तो कहीं ना कहीं पे शिखर वार्ता के माध्यम से ही समाधान निकलता है। कितना भी जटिल युद्ध क्यों ना हो, उसका समाधान तो वार्ता से ही होता है और शांति के थ्रू ही। और इस पे भारत अगर कोई योगदान अदा कर सकती है, G20 का समापन समारोह होने जा रहा है 9 और 10 तारीख को, और उस पे अगर दुनिया अगर भारत की तरफ देखती है कि भारत ये शांति दूत का योगदान करे और उसके थ्रू अगर समाधान निकलता है, तो इससे तो सौभाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। चाइना जो कल तक ग्रेट इकोनॉमिक में गिनती आता था, पूरे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अब वह टर्न हो चुका और अभी जो उनका आंकड़ा पेश हुआ है जीडीपी बहुत अधिक माइनस में दिखा रहा है, जो उनका ग्रोथ था वो नहीं रह गया। तो क्या चाइना इतना अधिक आर्थिक उन्नति कर चुका था क्या, और जिस हिसाब से वह फाइनेंस दृष्टिकोण से बेगर लड़े श्रीलंका को, बड़े बड़े अफ्रीकन कंट्री को लोन के माध्यम से एक गुलाम बना दिया, तो क्या चाइना का क्या भविष्य है? ये बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि उससे उसका भविष्य से भारत का भी भविष्य जुड़ा हुआ है।
देखिए, इस पे जवाब देने के लिए चाइना की जो सिस्टम है उस सिस्टम को जानने की बहुत आवश्यकता है। चाइना जो है वो कहीं ना कहीं पे एक तरह से डिक्टेटोरियल देश है, प्रजातंत्र है नहीं वहाँ पे। आर्थिक विकास ने तो चाइना ने लूट मचा के बहुत किया है। तमाम देशों पे आपने उल्लेख किया है, छोटे छोटे देशों पे जिस तरह से कब्जा किया है, और उसके बाद कहीं ना कहीं पे पैसा उन देशों से चाइना में वापस लेके आए। आर्थिक विकास तो हो गया चाइना का, पर आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई भी समाज, कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब ये तीनों देवियां, जो शक्ति, लक्ष्मी और विद्या, सरस्वती का एक साथ मिश्रण हो। बौद्धिक विकास अगर होगा तो आपका ऊर्जा का भी विकास होगा जो शक्ति के प्रतीक है, और ऊर्जा का जब विकास होगा तो लक्ष्मी का भी विकास होगा, क्योंकि लक्ष्मी बौद्धिक विकास और शक्ति के विकास के अंदर ही सुरक्षित रहता है। पर चाइना क्योंकि ऑथोरिटेरियन कंट्री है, उसका नीति ही रहा है विस्तारवादी नीति और लूट खसोट की नीति। तो नेचुरल है कि उस जैसे बोओगे बीज वैसा भी फल मिलेगा। तो चाइना ने जिस तरह का बीज बोया था वो फल चाइना को मिल रहा है। आज के डेट में कोरोना पूरे दुनिया में चाइना ने फैलाया था, ये सोचते हुए कि कहीं ना कहीं पे कोरोना के माध्यम से आर्थिक एक ब्लैकमेलिंग करे और आर्थिक वे में कब्जा कर ले पूरी दुनिया पे। पर नतीजा क्या हुआ? 4th वेव, 5th वेव, 6th वेव, 7th वेव चाइना पे आ गई, और एक एक करके वेव एक से बढ़कर एक खतरनाक हुआ। चाइना में तो कोई डेटा प्रकाशित नहीं होता है, पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहता है कि चाइना की 1/3 पॉपुलेशन कोरोना काल में खत्म हो चुका है। और जिस देश का 1/3 पॉपुलेशन अगर खत्म हो जाए और एक और तिहाई अगर आपके मतलब कि हेल्थ वाइज अगर नाजुक हो जाए या फिर हेल्थ वाइज अगर खराब हो जाए, तो उस देश का निर्माण कैसे होगा? और उसी का असर उसके तो कैसे हुआ था? वही सर में हाथ रख के तो हाथ खत्म हुआ था ना भस्मासुर। तो नेचुरल है चाइना के साथ भी वही चीज हो रहा है। चाइना को समझने की आवश्यकता है कि कैद करके किसी नागरिक से आर्थिक प्रगति नहीं करवा सकते हो जब तक उसका सामाजिक इंडिपेंडेंस नहीं होगा और बौद्धिक जो स्वतंत्रता अगर किसी व्यक्ति का नहीं होगा। गुलाम तो बनेगा वो आपके आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आपके हथियार के चलते, पर वो स्वेच्छा से काम नहीं करेगा। कोई भी चीजों का जब स्वेच्छापूर्ण जब काम नहीं होता है तो नेचुरल है कि उसका पतन होना तय है। चलिए, अब सबसे बड़ी चीज की राजनीतिक, और राजनीतिक का सवाल अगर आपसे नहीं पूछा, क्योंकि उसमें आप एनालिस्ट भी करते हैं टीवी मीडिया के साथ, 2024 क्या प्रधानमंत्री मोदी दोबारा रिपीट करेंगे या इसका आकलन तर्कपूर्ण आप बताइए कम शब्दों में। देखिए, नतीजा तो जब पिटारा खोलेगा लोकसभा चुनाव के नतीजा तभी पता चलेगा। पर मेरा जो दृष्टिकोण कहता है, एक तरफ तो कहीं ना कहीं पे एक विशाल वट वृक्ष जिनका अंतर्राष्ट्रीय पटल पे नंबर 1 के हिसाब से देखा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पॉपुलर लीडर है। जो बाइडेन और पुतिन और बाकी जितना है काफी पीछे हैं। जब एक नंबर 1 लीडर के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय लेवल की रेटिंग पे लगातार आ रही है उनका छवि, और हर साल नंबर 1 पे आ रहे, तो नेचुरल है कि जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा छवि हो तो उसका तो राष्ट्रीय परिपक्ष में भी उसका रिफ्लेक्शन होगा ही। मुकाबला में किसकी विजय होगी तो इसी से समझ में आ जाता है। आज मुंबई में चल रहा है आपका बहुत ही तामझाम के साथ सिंहासन 32 की गोष्ठी। तो सिंहासन 32 के विक्रमादित्य की वो कहानी याद कीजिए। सिंहासन 32 की 32 पुतले, हर पुतले चाहते थे कि विक्रमादित्य की उस सिंहासन में बैठेंगे और कहानी सुनाते थे। और कहानी खत्म होने के बाद
वो पुतला बैठ नहीं पाता था क्योंकि दूसरे पुतले आ जाते थे सामने। तो ये जो अखाड़ा है 24 का राजनीतिक अखाड़ा है, उस राजनीतिक अखाड़ा में एक तरफ तो सिंहासन बत्तीसी है, दूसरे तरफ राजा विक्रमादित्य है। डॉट 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 जब चीज़ें हैं, जब किसी भी चीज़ पे जब डॉट लग जाती है तो वो फिर कहीं ना कहीं पे डॉट सफलतापूर्व भी हो सकता है और उसकी विफलता भी हो सकती है, क्योंकि डॉट के थ्रू बहुत बड़ा निर्माण भी हो सकता है और डॉट शून्य भी हो सकता है। तो वो तो 2024 में जनता ज़रूर तय कर लेगी। पर हाँ, ये ज़रूर है कि 24 का अखाड़ा जो है वो बहुत दिलचस्प है और इस पे तो सुर्खी बटोरने के लिए बहुत अवसर मिलेगा मीडिया को, और हर दिन आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर होगा। पर नतीजा मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा व्यक्तिगत राय मैंने बता दिया है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। अब राजनीतिक राय और सामाजिक राय वो जनता तय करेगी 24 के अखाड़े पे, और देखते हैं क्या होता है। 24 का अखाड़ा के लिए जनता के हाथ छोड़ देते हैं। डॉक्टर गौतम सूत्रधार, निर्देशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर। सूत्रधार सर, इतने बड़ा मिशन को आपने लिया है। बच्चे को तो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव एनआईटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बच्चे क्रीम बच्चे आते हैं, लेकिन बच्चे को माइंड को भी फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे जो डॉक्टर सर जो आज ये दिए, नॉलेज दिए, कितना महत्वपूर्ण है, उसको एजुकेशन में कैसे करके बिल्ड किया जा सकता है? देखो, नेल्सन मंडेला एक चीज़ बताया, जो एक देश को ध्वंस करने के लिए कोई एटम बम इज़ नॉट नेसेसरी। उसमें पार्शियल देश ध्वंस होगा, लेकिन पूरा ध्वंस करने के लिए एक करप्टेड एजुकेशन सिस्टम इज़ इनफ। That means you understand that education system is not only you will be doctor, engineer or advocate और जो भी है, इनको इन टोटालिटी में उनको एटीट्यूड, उनका एक्चुअल मानव होना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम ऑलरेडी लास्ट 33 years का एक महान शिक्षकता जो बोल रहा है प्रोफेशन आई चूज़। Basically, I was in industry also for 5 years, but after that, I felt that it is useless. That's why मैं शिक्षकता में आया है। So I started my journey from lecturer, and now I am director। पहले भी director और एक इंस्टीट्यूट में था। तो डिफरेंट स्टेजेस में स्टूडेंट लोग को मैं लास्ट 33 years में सामने लिया है। ओके, तो यही उद्देश्य है जो ये लोग का चिंता का विकास नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड इन द सब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट तो है बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर एंड डेडिकेट टू योर जॉब। आपका जॉब और वर्क, पढ़ाई करने का टाइम में पढ़ाई, काम करने का टाइम, दैट इज़ योर धर्म। आई बिलीव इन दैट। ओके, and I am also doing and try to maintain 100-200% you can say. So उसमें नतीजा क्या हुआ, पहले तो स्टूडेंट था ओनली रेस्ट्रिक्टेड इन क्लास। ओके, जादवपुर में तो लास्ट टीचर थे, अभी भी है बट ऑन लियन में है वो। मतलब मेरा जो क्लास है 60 और 70 स्टूडेंट के अंदर में रेस्ट्रिक्टेड है। ओके, मान लो सेकेंड ईयर का 70 और फोर्थ ईयर का 70, मतलब हर ईयर ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन हुए ना बिकम द डायरेक्टर, देने की इंस्टीट्यूट का हज़ारों स्टूडेंट आते हैं। देन अगेन भगवान और से गवर्नमेंट हमको फिर मौका दिया जो भाई जमशेदपुर को जाओ। तो मैं सोचा इट्स ए गॉड मास्टर प्लान। तो मैं इधर आया, मैं ट्राई टू बिल्ड माई स्टूडेंट्स, जो NIT जमशेदपुर स्टूडेंट बाहर में जा कर के इसको ज्योति या बढ़ाए। दैट इज़ माई ओनली, और हमको कुछ ये नहीं है। आई हैव नो पर्सनल एजेंडा एट ऑल। मैं कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है। वो तो लास्ट ऑलमोस्ट एंड ऑफ द कैरियर आ गया। ओके, तो मेरा यही एक ही दिशा है, बिकॉज देयर इज़ जस्ट लाइक ए यू कैन से मिट्टी है, नरम मिट्टी है, उसको जैसे तुम आप शेप देगा ऐसे ही वो बन पाएगा। एंड दैट इज़ द टाइम। ये 4 साल के बाद वो तो सॉलिड हो जाए। जैसे अब
मेटल को देखा है ना, धीरे धीरे सॉलिडिफाई करता है, मिट्टी भी टाइम के अंदर में सॉलिडिफाई करता है। तो एक बार उनको मेंटल एटीट्यूड बन जाएगा ना, उस टाइम में हमको कुछ नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ माई मिशन ऑल्सो, जे वाई ड्यूरिंग देयर कॉलेज लाइफ एज ए बीटेक, एमटेक, पीएचडी, व्हाटएवर इज दैट, वो लोग को थोड़ा सा ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करो। सो आई एम ओनली फेलिसिटेटर, सबको फैसिलिटी देता है, फैसिलिटी दे करके वो लोग को बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। आई एम ओनली ट्राइंग टू मेक द सोसाइटी बिग, बिकॉज दे विल बी टुमारोज टॉर्च बियरर एज इंजीनियर। कोई आदमी डॉक्टर, कोई आदमी इंस्टीट्यूट का हेड बन सकता है, कोई आदमी सीईओ हो सकता है, ओके, कोई आदमी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, बट अल्टीमेटली तो चाहिए ही इज़ ए गुड पर्सन। तो ये बनाने के लिए मेरा वही मकसद है। जो मान लो मेरा ऑलमोस्ट 32 + 5 38 ईयर्स हमको आफ्टर एमटेक मेरा लंबा रास्ता हो गया, तो इसमें बहुत आदमी को मिला है। तो उसमें मैं एक एक करके मेरा फ्रेंड्स, मेरा सीनियर जूनियर जो भी है, वो लोग को आ कर के मैं कोशिश कर रहा है स्टूडेंट लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप ऑफ थिंग। तो रेगुलर क्लास तो हो रही है, ओके, तो इसके बावजूद ये सब चीज़ देने का प्रयास इसीलिए कर रहा है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लाइफ। ओनली इंजीनियर बनना इज़ नॉट द ओनली मकसद, ओके, वो होने के बाद भी आपको क्या कर सकता है। सो ये जो सपोज डॉक्टर दत्त आज आया है, कल आया है, तो टीचर लोग को बताया। सो देयर आर मेनी यंग टीचर्स ऑल्सो who have started their career from this institute। तो मैं तो देखा वो लोग पूरा मंत्रमुग्ध हो गया। एंड इवन टुडे व्हेन ही इज डिस्कस्ड विद द डिफरेंट मतलब रिसोर्सेज, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट ए वेरी बिग फर्स्ट मेगा इवेंट बनाना चाहता है। इवन दैट टू आई नो दैट इलेक्शन इज कमिंग, डिफ़िकल्ट टू गेट, मिनिस्टर लोग को मिलना मुश्किल है उद्बोधन के लिए, बट स्टिल बिकॉज ये जो एक प्लेटफॉर्म बनना चाहता है, आई वांट दैट स्टूडेंट शुड एटलीस्ट बी द विटनेस। सो स्टूडेंट लोग का एग्जामिनेशन का पहले ही मैं ये मेगा इवेंट जो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कॉन्क्लेव करना चाहता है ना, बिकॉज इट्स वो लोग देखेगा तब ना वो डीम करेगा ना। जो पढ़ाई एक चीज़ है और सबने जो प्रोडक्ट देखेगा एंड उसको एनालिसिस सुनेगा, एंड ऑल द GMs एंड CEOs एंड द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कम एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ना, ये तो स्टूडेंट लोग का मतलब वही फ्लेवर देना चाहता है ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट लाइफ, सो दैट दे कैन मेंटली बी सेट। जो नहीं, हम लोग को ऐसे ही से करना है। डॉक्टर सर, बहुत बड़ी पूरी दुनिया आज भारत को देख रही है और उस टेक्नोलॉजी को देख रही है जो 60 साल पहले USA उसको ड्रॉप कर दिया था, मून मिशन, और अभी रिसेंटली आपको सन मिशन भी आने वाला है। तो आप एक उस संस्था के डायरेक्टर हैं जिसमें प्रौद्योगिकी नया तैयार किया जाता है, और हमारे देश में जो मून मिशन जो आज सक्सेसफुल किया गया है, तो मैं एक व्यूअर के हिसाब से मैं एक ज्ञानी पुरुष से एक सवाल पूछना चाहता हूं। भले वह सब्जेक्ट आपसे नहीं है, लेकिन एक तो नॉलेज के लिए हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जो मून मिशन में हम लोग जो अभी गए हैं, इसरो के माध्यम से जो रोटर गया है, जो विक्रम लैंडर गया, और उसके साथ एक इक्विपमेंट भी गया जो रोबोट वहाँ का डिटेक्ट कर रहा है, क्या वह रोवर वापस धरती में आएगा? सवाल पहला। और दूसरा चीज़ कि क्या वो रोवर, क्योंकि वो तो पूरी तरह टेक्नोलॉजी ही ट्रेस कर रहा है, मैन नहीं जा रहा, वहाँ का कुछ वस्तु क्या हमारे धरती में आकर यहाँ के लैब वाले क्या उसको टेस्ट कर सकते हैं? क्या पूरी जो चीज़ है क्या वो पूरी तरह मशीन के ही द्वारा टेस्ट किया जा सकता है? नहीं, देखो, इसके ऊपर में आई डोंट हैव मच आइडिया। इवन इसरो का मिशन क्या है, वेदर दैट वर्ल्ड विद दे विल सेंड द पिक्चर और दे विल सेंड द मेटल्स और दे आर सेंड द मिट्टी, ओ दैट आई डू नॉट एक्चुअली नो, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो साउथ साइड में, साउथ पोल में शायद लैंड किया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। बट द ओनली थिंग आई वांट टू पर्कुलेट माई स्टूडेंट्स, कि देखो 4 साल पहले तो हम लोग को चंद्रयान 2 तो फेलियर हुआ था, तो फेलियर सबका लाइफ में आएगा,
इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ। कोई भी आदमी बोल नहीं सकता जी हमको फेलियर नहीं हो, आप पूरा थ्रू आउट एक चांस में सब कुछ हो गया, तो बहुत ही रेयर केस है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस फेलियर से आपको सीखना है।